नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे इंश्योरेंस मार्केट पर और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय हर्ष रुंगटा साहब, सीईओ अपना पैसा। नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए रुंगटा साहब। आइए नमस्कार। व्यूअर्स को बताते हैं कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्रश्न हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। moniguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। एसएमएस की डिटेल्स 57575 पर आप भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में इंश्योर पहले मेंशन कीजिएगा और उसके बाद अपना प्रश्न, अपना नाम और जहां से पूछ रहे हैं इस नंबर पर आप डिटेल्स एसएमएस कर सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिल्ली से है, ये मिस्टर जोशी की तरफ से है। इनका सवाल है मेडिक्लेम पर और इन्होंने जो सवाल भेजा है, जो इनकी डिटेल्स हैं, इनकी खुद की एज 29 है, वाइफ 25 और इन्होंने एक मेंशन किया है 2 साल का इनका बेटा है और इनको कंप्लीट फैमिली के लिए एक अच्छा सा मेडिक्लेम प्लान चाहिए था, जो इनफैक्ट इन्होंने मेंशन किया ये फ्लोटर की तरफ आगे देख रहे हैं। रुंगटा साहब, ये जिस तरह से प्लान आउट कर रहे हैं, आपको लगता है जो इनका फैमिली स्ट्रक्चर है, जैसे एक यंग फैमिली है और ये फैमिली फ्लोटर की तरफ देख रहे हैं, ये सही लाइंस पर आगे मूव कर रहे हैं? कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे? और ये जो इतने सारे ऑफर्स रहते हैं, इतने सारे ऑप्शंस, उसमें कैसे फाइनल कॉल ली जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए? फैमिली फ्लोटर लें या कि सब लोगों के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी लें, इसमें अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। रेगुलेशंस चेंज होने की वजह से जो फ्लोटर में पहले प्रॉब्लम थी कि जब बच्चे की उम्र 21 साल हो जाएगी उस समय उसको कवर मिलेगा कि नहीं, अब रेगुलेशन के मुताबिक उसको कवर देना ही होगा, अपनी हिस्ट्री वो साथ लेके चलेगा। मेरे ख्याल से अब जो ज़्यादा प्रॉब्लम फ्लोटर की थी वो तो चली गई। अब कवर की बात है, अगर पर्याप्त कवर है या आप तो फैमिली फ्लोटर भी ठीक है, लेकिन अगर बजटरी कंस्ट्रेंट है तो शायद आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। तो अज्यूम अगर ये करें कि सोनू जोशी साहब का अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो एक बहुत ही अच्छा फैमिली फ्लोटर है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का एक प्लान है जो उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस के साथ में निकाला है। बहुत ही सस्ता प्लान है वो, चूँकि ग्रुप पॉलिसी है और सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि उसकी प्रीमियम बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती नहीं है, सिर्फ एक बार 65 की उम्र के बाद एक बार वो बढ़ेगी। तो अगर 3 लाख की पॉलिसी निकालें वो फैमिली फ्लोटर बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो रफली उसका कॉस्ट 4,734 रुपये है। तो करीबन 5,000 रुपये में आपको 3 लाख की फैमिली फ्लोटर मिल जाएगी। ये प्रीमियम सेम रहेगा अगले कई सालों तक, क्योंकि सोनू जी तो काफ़ी यंग है। अगर कोई क्लेम भी करते हैं तो भी लोडिंग नहीं होगा, कोई को पेमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सब लिमिट्स नहीं है इसमें। अगर इस पॉलिसी में कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ यही है कि 80 की उम्र के बाद इसमें रिन्यूअल नहीं है। लेकिन अभी तो सोनू जी काफ़ी यंग है और हो सकता है रेगुलेशंस जब चेंज आए तो 80 के बाद भी उनको इस पॉलिसी में रिन्यूअल मिल जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर दूसरी देखना चाहें तो ये अपोलो ऑप्टिमा रिस्टोर फैमिली फ्लोटर देख सकते हैं। उसमें 3 लाख की पॉलिसी करीबन 8,500 रुपये की होगी। ये पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है, एक बार अगर 3 लाख यूज़ हो जाता है तो अगली बीमारी के लिए वो वापस से रिस्टोर हो जाता है। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका कवर ज़्यादा है, इसलिए इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। अपोलो रिस्टोर में भी सभी खूबियां हैं, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, लेकिन उसमें एक ही इश्यू, अगर कोई भी इसमें नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी कवरेज खत्म हो जाएगी। राइट। अच्छा, अभी और जिस तरह से मेरे ख्याल से इनको एक जी जैसे आप बता रहे थे, और मोरोवर जैसे अभी फ्लोटर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और आगे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है कुछ सालों के बाद और इनके इनकम लेवल्स भी राइज होते हैं, तो क्या इंडिविजुअल प्लान्स की तरफ ऑप्ट करने पर सोच सकते हैं, या ये नए रेगुलेशंस में जिन लाइंस पे अभी ये फ्लोटर ले रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ें कुछ साल के बाद? नहीं, तो बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर बजट अलाउ करता है तो आज भी सोचना चाहिए इनको। ये ऐसा कर सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट इनको खोलना पड़ेगा, एक सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अपने नाम से भी खोल लें, वाइफ के नाम से भी खोल लें, बच्चे के नाम से भी खोल लें और तीनों पॉलिसी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें वो इफेक्टिवली इट विल वर्क लाइक एन इंडिविजुअल पॉलिसी, और चूंकि किफ़ायती है तो उनको कवर भी अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ और है,
मैं रिकमेंड करूंगा कि एक टॉपअप पॉलिसी भी लें, और अपोलो का ऑप्टिमा प्लस है। टॉपअप पॉलिसी इंडिविजुअल है, इस केस में बहुत ही सस्ती है। 3 लाख की लिमिट के ऊपर जो खर्चे होते हैं अगर एक बीमारी में, वो इस पॉलिसी से कवर होंगे। तीनों की 5-5 लाख की पॉलिसी सेपरेटली लेंगे तो करीबन 2,700 रुपए का कॉस्ट है। सिर्फ 900 रुपए में 5 लाख का कवर मिलेगा विथ डिडक्शन ऑफ 3 लाख। राइट, तो ये दोनों पॉलिसी लें, राइट, फैमिली फ्लोटर बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला लेकर ये ऑप्टिमा प्लस ले सकते हैं अपोलो से। जी, तो ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि आजकल जिस प्रकार से जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसके बीच में इसका होना बेहद ज़रूरी है, और ये आपके लिए विकल्प दिए गए हैं, और किस तरह से आप आगे मूव करें ये है आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स विद प्रीमियम। स्क्रीन पर इस समय ऑप्शंस रन हो रहे हैं। आइए अब हम इसके बाद अगली क्वेरी की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल जो है ये वाराणसी से है, सत्य प्रकाश साहब की तरफ से है। मिस्टर प्रकाश ने जानना चाहा है टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। टर्म प्लान पर जिनका सवाल है, इन्होंने मेंशन किया इनकी जो आय है वो 3 लाख की है, और ये एक टर्म प्लान के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं। इनसे हम अभी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बट मीनवाइल जो इन्होंने मेंशन किया है, रुंगटा साहब, इनकी जिस तरह हम देख रहे हैं इनकी फैमिली में इन पे डिपेंडेंट्स हैं, इनकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं जो कंप्लीट इन्होंने डिटेल्स मेंशन नहीं की, लेकिन फिर भी जिस तरह से टर्म प्लान की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जो एक जर्नली एक थंब रूल है 10 to 12 टाइम्स आपका एनुअल पैकेज का कवर होना चाहिए, उन्हीं लाइंस पर देखें या लायबिलिटी भी एक बार इवैल्यूएट कर लें कितनी है, उसके बाद एक फाइनल कॉल लें? नॉर्मली तो यही सलाह रहती है कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लेकर न सिर्फ अपना प्रोटेक्शन, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, उसमें भी पता करें। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है, और चूंकि इनसे बात नहीं हो पा रही है, तो एक ये जो थंब रूल है कि 12 टाइम जो भी आपकी इनकम है उसमें अगर कोई लोन्स हैं तो उन्हें ऐड कर दें। अगर कोई एसेट्स हैं जिस घर में रहते हैं उसके अलावा जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दें। तो 3 लाख इनकम है तो रफली 35-36 लाख रुपए तक का इनको टर्म प्लान लेना चाहिए। और अगर ये नॉन स्मोकर हैं और 23 साल का लेते हैं, 37 साल के हैं, तो 23 साल का अगर ये टर्म प्लान लेते हैं तो एक कोटक ई प्रीफर्ड प्लान है जो कि नॉन स्मोकर्स के लिए उसका कॉस्ट करीबन 6,800 रुपये लगेगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है अवीवा आई लाइफ जिसका कॉस्ट करीबन 7,500 रुपये लगेगा। कोई भी इंश्योरेंस लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन लीजिए, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करिए। आप कहाँ क्या टाइप का काम करते हैं, आपकी आय कितनी है, आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंसेस कौन सी हैं, आपके अगर कोई बीमारी है आपको या जिस परिवार वालों के बारे में पूछा गया है उनको उसकी सारी विस्तृत जानकारी आप फॉर्म में दें, ताकि खुदा न खास्ता अगर क्लेम की बारी आए तो आपके परिवार को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अच्छा रुंगटा साहब, कई बार इंडिविजुअल्स जब फाइनल कॉल ले रहे होते हैं टर्म प्लान्स पर, तो कुछ इंडिविजुअल्स कई बार क्लेम रेशियो भी देखने की कोशिश करते हैं कॉल लेते समय, जब कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। वो क्या सही तरह से बढ़ने का निर्णय रह सकता है, या इनफैक्ट वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस पर? मतलब आप अगर डिस्क्लोजर ठीक दे रहे हैं तो उस फ्रंट पर चिंता ना करें, या वो भी एक अहम पहलू है? तो एकदम नॉन इम्पॉर्टेंट है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। एक तो जब तक कंपनी पुरानी नहीं होती, 5, 6, 7 साल बिजनेस में नहीं है, तब तक उसका जो क्लेम रेशो का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें लाइफ इंश्योरेंस में खास करके क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं, तो वो नॉर्मली फॉर नॉन डिस्क्लोजर कि आपने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए। आपको कोई बीमारी थी आपने नहीं बताया, आपकी कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कि ज़्यादा प्रीमियम पे दी गई थी, आपने नहीं बताया, कोई पॉलिसी आपकी रिजेक्ट की गई थी, आपने नहीं बताया। तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से पॉलिसी क्लेम जो है वो रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आपने सब कुछ डिस्क्लोज किया है तो मेरे ख्याल से आपको क्लेम के रेशो के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपके माइंड को ये एजिटेट करता है तो क्लेम रेशोज जो फिलहाल के दिनों में जिस भी कंपनी का क्लेम रेशो 96, 95, 96% के ऊपर है जी, तो 96 और 99 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो भी कंपनी का क्लेम रेशो 95% के ऊपर है
आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत इंश्योरेंस पर हो रही है, कई और प्रश्न हम शामिल करेंगे, बस कुछ ही देर में हम लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है इंश्योरेंस बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। और अगला प्रश्न जो हम लेंगे ये दिल्ली से है। ये सवाल हरविंदर जी की तरफ से है और इनका सवाल जिस तरह से हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि डिस्क्लोजर्स जो हैं हाँ कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आप सही दें, इनका सवाल उन्हीं लाइन्स पर है। रुंगटा साहब, इन्होंने 2 साल पहले टर्म प्लान के लिए ऑप्ट किया था। उस समय जो इनकी हेल्थ कंडीशन थी, इन्होंने फुली जो भी प्रॉपरली डिस्क्लोजर्स थे सही तरह से दिए। अब इन्होंने अभी कुछ समय पहले चेक किया इनको, तो इन्होंने पाया कि इनको अब डायबिटीज़ हो गई है। तो ये जानना चाह रहे हैं क्या ये इनका फ़र्ज़ बनता है कंपनी को इसकी इन्फॉर्मेशन देना, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इनिशियल डिस्क्लोजर्स थे कंप्लीट फुली दिए जो भी रिक्वायर्ड थे। अगर अब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये इस तरह से कुछ फाउंडेशन तो नहीं है कि ये कंपनी को सूचित करें, क्या इसको लेकर कहीं क्लेम्स में तो लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? तो सबसे पहले मुझे ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा कि आज आपके प्रोग्राम के जरिए और मीडिया में इतना एक्सपोजर होने की वजह से लोग इतने जागरूक हो गए हैं डिस्क्लोजर के बारे में कि इनफैक्ट जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसके बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं। तो टर्म इंश्योरेंस में जहाँ तक सवाल उठता है, एक बार जब आपने प्रपोजल दिया उस समय जितनी भी जानकारी आपके पास थी आपने सही अगर दी है और उस बेसिस पर आपको जो है पॉलिसी इशू हो गई है, उसके बाद अब इनको 2 साल बाद डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुई है, तो उसका इन्फॉर्मेशन देना कंपनी को कोई भी उन पे कोई नैतिक या और कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनफैक्ट कोई फॉर्म भी नहीं मिलेगा उनको पोस्ट इशुएंस ऑफ पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट सारे रखिएगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये सबसे पहली बार डायग्नोसिस पॉलिसी इशुएंस के काफ़ी समय बाद हुई थी। फ्यूचर में जब भी आप अगर भगवान न करे अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस समय ध्यान रखिए कि हिस्ट्री लिखाते समय अगर आप लिखें कि मुझे डायबिटीज़ हुई है तो कौन से साल में वो डिटेक्ट हुई थी उसको सही लिखवाइएगा ताकि कोई भी दिक्कत क्लेम में नहीं आए। जी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अटमोस्ट गुड फेथ का, आपने सही तरह से सब कुछ डिस्क्लोज किया और आप अभी भी सही लाइंस पर सोच रहे हैं, लेकिन अभी उतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस तरह से आप इसको लेकर बढ़ सकते हैं। लेकिन रुंगटा साहब, अगर बाकी व्यूअर्स को आप समझा सकें, इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो और वो उसको डिस्क्लोज ना करें और सोचें कि हम ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, उन केसेस में ज़रूर जो हम देखते हैं क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, वो डिस्क्लोजर जब फुली नहीं होता और कुछ छुपाया जाता है, उन्हीं केसेस में होता है ज़्यादातर। बिल्कुल अगर उनको, जैसे ये हरिंदर जी थे, अगर इनको पहले से डायबिटीज़ थी और इन्हें पता था और फिर भी डिस्क्लोज अगर ये नहीं करते हैं तो आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद भी अगर क्लेम आता है तो नॉर्मली छोटी अमाउंट होगी, 2 साल के बाद का क्लेम इन्वेस्टिगेट नहीं होता, बड़ी अमाउंट होती है और 2 साल के बाद का क्लेम भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है। और जो चीज़ छुपाई गई थी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ये प्रूव कर सकता है कि हमसे ये बात छुपाई गई और इसकी वजह से डेथ हुई, 2 चीज़ उनको प्रूव करनी पड़ेगी कि कोई बात जो बतानी चाहिए थी नहीं बताई गई थी और उसी चीज़ के वजह से डेथ हुई। अगर ये दोनों चीज़ इंश्योरेंस कंपनी प्रूव कर सकता है तो इवन 5, 7, 10 साल के बाद भी आपका क्लेम जो है डिनाई हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी से बिना सब कुछ डिस्क्लोज करे इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अपना पैसा जाया करना है। अब ये रिस्क आप इंश्योरेंस लेते हैं अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए, आप ये होप करते हैं कि ये इंश्योरेंस का पैसा मुझे कभी क्लेम ना करना पड़े, और अगर वही मन का सेटिस्फैक्शन आपके मन में अगर डाउट रहेगा कि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, क्या मेरी फैमिली को क्लेम में प्रॉब्लम आएगी, तो आपको वो मिला कहाँ जिस चीज़ के लिए आपने पैसा दिया। तो ऐसा मत करिए, सब कुछ कंप्लीटली डिस्क्लोज कर फिर ही आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए। जी, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इन लाइन्स पर ही बढ़ना वो आपके लिए ही बेहतर है। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं नांदेड़ से। ये प्रश्न
जो है वो राजा राम जी की तरफ से। इस प्रश्न को हम कुछ देर में मूव करेंगे। मेनवाइल जो नेक्स्ट व्यूअर है उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, राजस्थान से है। ये राकेश साहब की तरफ से सवाल है। राकेश जी, आपका स्वागत है। आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ सर, मेरी 15 महीने की बेटी है एक। जी हाँ, तो उसके लिए कोई चाइल्ड प्लान हो कोई? ये आप बेहद लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट होगा ये? हाँ सर, लगभग 25 साल तक के लिए। ओके, और आप थोड़ा इसमें जो रिस्क है, जो जोखिम जिसको कहते हैं, उसको लेने के लिए आप रेडी हैं? हाँ सर, रेडी है। ओके, रोंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? जैसे ये अर्ली टाइमली प्लान कर रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा कोई चाइल्ड प्लान बताइए, कोई अब कई प्रकार के उसमें हैं। इन्होंने कहा ये रिस्क भी ले सकते हैं, तो चाइल्ड यूलिप प्लान्स को आप कैसे देखेंगे? ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं, अगर थोड़ा बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहते, रिटर्न ज़्यादा नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं, और भी कई सारे रूट्स हैं। इसको किस तरह से पूरा एनालाइज करना चाहिए? एंड मोर ओवर, ये अब चाइल्ड यूलिप प्लान्स आपको किस तरह से लग रहे हैं नए रूप में? क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म का जिस तरह से है, और इनकी कुछ जो प्लानिंग है वो भी लॉन्ग टर्म की है, तो जो दूसरे भी ऑफर्स हैं उनको कैसे आप देखेंगे? तो राकेश जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी बेटी अभी भी छोटी है और अभी से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, उसके बारे में, और अपना प्रोटेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं। अगर आप अपना प्रोटेक्शन, यानी अगर आपको कुछ हो जाता है, तो मैंने मेरी बेटी के लिए जो सोच रखा है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसकी पूर्ति करने के लिए इंश्योरेंस होती है। और अगर आप रहते हैं, जो कि भगवान करे कि वैसा ही हो, कि आप रहें 15-20 साल जो भी रिक्वायर्ड है, जब आपको पैसे चाहिएंगे, तो उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग रखने में आपके बहुत समझदारी है। अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो न ही आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलता है और न ही आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। अपने बच्चे की प्लानिंग करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऐसे प्लान में पैसा डालें जिसके नाम में चाइल्ड हो, या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे ऐसा लगे कि आप चाइल्ड के लिए कर रहे हो। आप कोई भी रूप में पैसा सेव कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आपको कुछ भी हो जाए तो इतनी पैसा मिल जाएगा कि आपकी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो ये ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए और कोई टाइप का प्लान मत लीजिए। और जहाँ तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उसके लिए डिपेंडिंग आपकी रिस्क प्रोफाइल, कितना पैसा आप लगा सकते हैं पर मंथ, कितना आपका बजट है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये समय लाइन पर नहीं है रोंगटा साहब। लेकिन आपने जैसे कहा, ये दूसरे विकल्प भी तलाश सकते हैं, जो दूसरे रूट्स हैं, उनके जरिए भी आगे बढ़ने पर विचार करें। आप लॉन्ग टर्म इक्विटीज में, लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक, नियमित रूप से हर महीने सर्टेन अमाउंट, 1000, 2000, 5000, जितना भी आपका बजट है, उतना पैसा आप नियमित रूप से हर महीने लगाएं। कोई भी लार्ज कैप फंड में लगाएं। 10, 20, 30% पैसे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने लगा सकते हैं, और इस तरीके से अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और 15-20 साल बाद में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स उसमें मिलने की उम्मीद हो सकती है। जी रोंगटा साहब, आइए अगला सवाल लेते हैं। कोलकाता से अजय गुप्ता साहब की तरफ से है। ये मेल के जरिए इन्होंने जानना चाहा कि क्या ये जब मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आगे बढ़ें, तो क्या 2 कंपनी से वो लेना क्या ठीक होगा, या कैसे इसको लेकर आगे बढ़ा जाए? इसमें आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? अगर इनको किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट सूट करता है, वो जिस तरह से उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, और अगर बाई चांस कोई दूसरा भी लेना चाहें, ले तो सकते हैं, लेकिन क्या वो एडवाइजेबल है, या एक ही के साथ बढ़ें, वो ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे, इनको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट कर रहा है उसके साथ आगे बढ़ें? तो 2 पॉलिसी लेने में दिक्कत कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट नए रेगुलेशंस के मुताबिक अब कंज्यूमर के पास चॉइस है। अगर क्लेम की अमाउंट पॉलिसी वैल्यू से कम है, तो कंज्यूमर की चॉइस है कि वो दोनों में से एक पॉलिसी को चुने और उस पर अपना क्लेम कर सकता है। पहले के रेगुलेशन में ऐसा नहीं था। नॉर्मली हर पॉलिसी में दिया होता था कि पॉलिसी की वैल्यू के मुताबिक कंट्रीब्यूशन होगा दोनों कंपनीज का। अब रेगुलेशन सेज कि कंज्यूमर को चॉइस है कि वो क्लेम किससे क्लेम करे, कौन सी कंपनी से क्लेम करे। लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं दिखता कि आप अपने इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट को 2 में स्प्लिट करें। तो अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो तो वो तो उनसे ही समझनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मली
आपके पास एक बेस पॉलिसी होनी चाहिए जो आपके शुरू के खर्चे करे, और एक टॉप अप पॉलिसी होनी चाहिए जो कि अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा हो तो एक लिमिट के बियॉन्ड अगर खर्चा हो तो उसको कवर करे। तो ऐसा हो सकता है कि आप 3 लाख तक का एक रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी ले लें और एक उसके ऊपर टॉप अप ले लें, जो कि अगर हॉस्पिटल का बिल 3 लाख से ज़्यादा आता है तब वो टॉप अप पॉलिसी आपको पेमेंट करना शुरू करेगी। तो इस तरीके की 2 पॉलिसी आप लें, चाहे सेम कंपनी से लें चाहे अलग से लें, तो आपको प्रीमियम भी में भी किफ़ायत होगी और आपको कवर भी ज़्यादा मिलेगा। एक ही तरह का मेडिक्लेम 2 कंपनियों से लेने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता। जी तो इतना ही समय था। रुंगटा साहब शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद हर्ष रुंगटा साहब, और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। इस पर्सनल फाइनेंस शो में आज हमने जायजा लिया इंश्योरेंस का। कल हाजिर होंगे तो बातचीत होगी रियल एस्टेट मार्केट पर, प्रॉपर्टी बाजार पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।